एवरीवन, वेलकम टू डीएवी ई लर्निंग। सो क्लास, आज हम लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, लॉज ऑफ रिटर्न्स हमने देखे थे कि जिसमें पहला था हमारा रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड सेकंड वन इज रिटर्न्स टू अ स्केल। रिटर्न्स टू अ फैक्टर हमारा था शॉर्ट टर्म एंड रिटर्न्स टू अ स्केल हमारा था लॉन्ग टर्म। तो हमने रिटर्न्स टू अ फैक्टर के अंदर हमने शुरू किया था मॉडर्न वर्जन ऑफ रिटर्न्स टू अ स्केल, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जो आपके सिलेबस के अंदर है, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं, इस पे पूछे जाते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसके कुछ अदर नाम भी हैं, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, law of diminishing returns, and law of marginal physical productivity। law of variable proportion, law of proportionality, law of diminishing returns, law of marginal physical productivity। ये इसके अदर नाम्स हैं। आपसे इन चारों में से अगर कुछ भी पूछ लिया जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं मिलेगा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा लॉ हमसे पूछ रहे हैं। ये अगर इन चारों में से कोई भी नाम आ जाता है तो दैट मीन्स आपसे मॉडर्न वर्जन ऑफ रिटर्न्स टू अ स्केल, रिटर्न्स टू अ फैक्टर का लॉ पूछा जा रहा है, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसके अदर नाम है लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड लॉ ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। Law of variable proportion gives the direction and the rate of change in the firm's output when the quantity of one factors of production is changed and other is constant। तो मीनिंग क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का? द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन गिव्स द डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ चेंज इन द फर्म्स आउटपुट व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज चेंज्ड एंड अदर इज कांस्टेंट। वही रिटर्न्स टू फैक्टर में हमने क्या पढ़ा था? दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एक फैक्टर हमेशा फिक्स्ड रहेगा, एक फैक्टर हमेशा वेरिएबल रहेगा, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, वो रिटर्न्स टू फैक्टर है इसलिए। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें सिर्फ डायरेक्शनल और रेट ऑफ चेंज का ही बताता है कि अगर फॉर्म्स के आउटपुट में, फॉर्म के आउटपुट में क्या चेंज आएगा, क्या रेट ऑफ चेंज आएगा और क्या उसकी डायरेक्शन रहेगी, कि वो अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड आ रहा है, कांस्टेंट रह रहा है या स्लोपिंग है या अपवर्ड है, कैसे है, क्या उसकी डायरेक्शन मूव कर रही है और क्या उसके रेट में चेंज आ, क्या उसके रेट ऑफ चेंज आ रहा है उसके अंदर, इसमें फर्म के आउटपुट में, with one factor of production is fixed and other remains constant, other
वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल एंड अदर इज कांस्टेंट। कि वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें क्या बताता है, डायरेक्शन और रेट ऑफ चेंज बताता है किसमें, फर्म के आउटपुट में। जब एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो सकता है जो हमारा लेबर है, और एक फैक्टर ऑफ जो है हमारा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, जो कि हमारा लैंड है। तो ये मीनिंग है इस लॉ का। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर अप्लाइड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बताता है कि जब हम एक एड यूनिट करेंगे, जब हम लेबर में ही चेंजेस लाएंगे, लैंड तो हमारा फिक्स है, तो लेबर में जो हम चेंजेस ला रहे हैं, तो जब ज्यादा से ज्यादा हम चेंजेस लेबर उसमें इनपुट करते रहेंगे, उस लैंड पे लगाते रहेंगे, तो क्या चेंजेस आने वाले हैं टीपी, एपी और एमपी के अंदर। टीपी इंक्रीजेस एट द इंक्रीजिंग रेट। बिगिनिंग के अंदर क्या होगा, टीपी जो होगा वो इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, एंड एमपी जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट पे आने के बाद टीपी स्टार्ट राइजिंग एट द डिमिनिशिंग रेट। कि एक पॉइंट पे आने के बाद टीपी जो है वो इंक्रीज करेगा, बट डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, एमपी जो होगा वो उस टाइम पे डिमिनिशिंग करने लग जाएगा। आफ्टर द पॉइंट टीपी स्टॉप टू इंक्रीज, रीचेस इट्स मैक्सिमम एंड बिकम्स कांस्टेंट। उस पॉइंट के बाद जब वो डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज हो रहा था, उस पॉइंट के बाद टीपी एक पॉइंट पे आएगा और उस पॉइंट पे स्टॉप हो जाएगा, जहां पे उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी। उस पॉइंट पे एमपी क्या होगा, उस पॉइंट पे एमपी हमेशा जीरो रहेगा। फाइनली टीपी स्टार्ट डिमिनिशिंग एंड फर्दर इंक्रीज इन द आउटपुट। टीपी क्या होगा, जैसे ही हम और यूनिट ऐड करेंगे, टीपी जो होगा हमारा डिमिनिशिंग करना स्टार्ट कर जाएगा, और एमपी जो क्या होगा वो नेगेटिव चला जाएगा। ये आपको अभी नहीं समझ आएगा, बट जब हम इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरह क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, या क्या इसका मीनिंग निकल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको मीनिंग इसका यहाँ से इतना मीनिंग लिख लीजिए, देन उसके नेक्स्ट जस्ट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन states that as more and more of the variable factor are applied on fixed factor, in the beginning, the TP increases at the increasing rate. TP increasing at the increasing rate, और MP उस टाइम पे क्या होगा, MP of the factor also increases, also increasing। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि जैसे ही हम एक से ज्यादा यूनिट ऐड करेंगे, एक से ज्यादा यूनिट चेंज करने लग जाएंगे, फिक्स वेरिएबल फैक्टर की मोर एंड मोर यूनिट अप्लाई करेंगे फिक्स फैक्टर पे, कि दैट मींस वेरिएबल कौन सी हमारी लेबर और फिक्स है हमारी लैंड। कि जब हम लैंड पे, फिक्स लैंड पे लेबर एक से ज्यादा लगाते रहेंगे, तो स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग स्टार्टिंग में क्या होगा, टीपी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे, और उसी टाइम पे उसी पोजीशन में, मतलब जितनी यूनिट्स 1 से 2 आ रही है, तो उतने ही गैप के अंदर एमपी क्या होगा, वो भी इंक्रीजिंग रेट पे होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट के बाद, बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट टीपी स्टार्ट राइजिंग at diminishing rate,
बाद बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट के बाद टीपी फिर भी राइज करेगा, इंक्रीज भी होगा बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा बट डिमिनिशिंग रेट से। यहाँ पे एमपी क्या होगा, एमपी ऑफ द फैक्टर इज डिमिनिशिंग, एमपी ऑफ द फैक्टर इज डिमिनिशिंग। यहाँ पे एमपी क्या हो जाएगा हमारा, डिमिनिशिंग करने लग जाएगा, दैट मीन्स डिक्रीज करने लग जाएगा। आफ्टर अ पॉइंट द टीपी स्टॉप टू इंक्रीज, आफ्टर अ पॉइंट टीपी स्टॉप टू इंक्रीज, reaches at its maximum and becomes constant। बिगिनिंग में टीपी इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट पे, एमपी हमारा इंक्रीजिंग था, एक पॉइंट के बाद टीपी इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, दैट मीन डिक्रीजिंग रेट पे, एमपी जो है उसमें डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। एक पॉइंट ऐसा आएगा उसके बाद जो टीपी है वो एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाएगा, वो उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, दैट मीन्स उसके बाद टीपी अब इंक्रीज नहीं हो सकता, और एमपी क्या होगा उस पॉइंट पे, कांस्टेंट हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा, और एमपी उस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, एमपी ऑफ द फैक्टर इज जीरो। MP of the factor is 0। फाइनली लास्ट पॉइंट पे क्या होगा, फाइनली द टीपी starts diminishing, the TP starts diminishing with further increase in the output। यहाँ पे उस पॉइंट के बाद फाइनली लास्ट में क्या होगा, टीपी जो है वो डिमिनिशिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन डिक्रीजिंग, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा विद फर्दर इंक्रीज इन द आउटपुट। मतलब अगर हमने इस पॉइंट के बाद एक भी यूनिट और बढ़ाई तो जो हमारा टीपी है वो डिमिनिशिंग होने लग जाएगा, एंड एमपी इस पॉइंट पे क्या होगा, एमपी इस पॉइंट पे नेगेटिव आ जाएगा, एमपी इज नेगेटिव, इस पॉइंट पे एमपी जो है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये था इसका नोट डाउन करना है तो दैट मींस आपके आगे सारा मीनिंग है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्या मीनिंग है। नेक्स्ट हम करेंगे इस लॉ की एजम्पशंस। मीनिंग हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इस लॉ के कुछ एजम्पशंस हैं जो हमें इस लॉ को एप्लीकेबल करते टाइम फॉलो करनी पड़ती है। तो क्या एजम्पशंस हैं? इट इज द शॉर्ट पीरियड एनालिसिस, इट इज द शॉर्ट पीरियड एनालिसिस and variable
function operates. Second, one of the factor of production, one of the factor of production is variable and other factor of production are fixed in nature. Third one is factor ratios can be changed. Factor ratios can be changed. Units of the variable factor are homogeneous in nature or equally efficient. And are increased one by one. Fifth one is technology is assumed to be कांस्टेंट. टेक्नोलॉजी को हम एज्यूम करते हैं कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट ही रहेगी. सिक्स्थ वन इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट द perfect substitutes of each other. ये थी हमारी कुछ assumptions जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे एप्लीकेबल होती है. इट नंबर वन इट इज द शॉर्ट पीरियड एनालिसिस एंड वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन ऑपरेट्स. कि ये क्या है, हमारा एक शॉर्ट पीरियड एनालिसिस है और यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन ऑपरेट होता है. कि हमने दो चीजें पढ़ी थी स्टार्टिंग में, एक तो था कांस्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन और एक हमारा था वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें हमने स्टार्टिंग में डिफरेंस किया था. तो यहाँ पे कौन सा शॉर्ट पीरियड एनालिसिस है और कौन सा फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन. सेकेंड इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल एंड अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड इन नेचर. ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होगा और दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड इन नेचर होगा. थर्ड वन इज फैक्टर रेशियोज कैन बी चेंज. वही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लैंड जो है वो 1 हर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे फिक्स रहेगा. और सेकेंड था हमारा लेबर जो 1 यूनिट के साथ इक्वली इंक्रीज होता जाएगा. तो फैक्टर रेशियोज चेंज होंगे हर पॉइंट पे. पहले पे 1:1, दूसरे लेवल पे 1:2, तीसरे लेवल पे 1:3. तो ऐसे हमारे फैक्टर रेशियो चेंज होते रहेंगे. फोर्थ वन इज यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर होमोजेनियस इन नेचर और इक्वली एफिशिएंट एंड आर इंक्रीज्ड बाय 1/1. तो जो यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर होंगी दैट इज अवर लेबर, कि जो हमारी लेबर है वो होमोजीनियस इन नेचर होगी और इक्वली एफिशिएंट होगी. कि पहली लेबर जितनी इंपॉर्टेंट है तो दूसरी यूनिट वाली लेबर भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी.
और हमेशा इंक्रीजिंग जो होगा वो 1/1 ही होगा। ऐसे नहीं कि हमने पहले लेवल पे एक ही लेबर लगा दी तो दूसरे पे हम सीधी 3 लगा रहे हैं, नहीं, 1/1 ही चलेगा। पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 1/1 ही होगा। फिफ्थ वन इज टेक्नोलॉजी इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, कि जो भी हम मशीनरी यूज कर रहे हैं, जिसकी जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी हर लेवल ऑफ आउटपुट पे, कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिक्स्थ वन इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट द परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर। जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होंगे। जो लैंड एंड लेबर है वो दोनों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो दोनों कभी परफेक्ट सब्सटीट्यूट एक दूसरे के नहीं हो सकते। या हम लेबर की जगह कैपिटल भी ले सकते, सॉरी हम लैंड की जगह कैपिटल भी लें, तो जो कैपिटल और लैंड है दोनों सब्सटीट्यूट तो हैं, जो दोनों फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड हैं और सब्सटीट्यूट हैं, बट हम उनको परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं मान सकते। तो ये भी हमारे कुछ एजम्पशन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। नेक्स्ट अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि जो हमने मीनिंग लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या डायग्राम बन रहा है, हम डायग्राम बनाएंगे। मीनिंग लिखा था तो हमने क्या देखा था कि जो हमारा टीपी होगा वो स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे, इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, दैट मींस वो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। कुछ पॉइंट एक पॉइंट पे आने के बाद इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, एक पॉइंट पे आने के बाद वो थोड़ा सा डिमिनिशिंग, एक पॉइंट पे आके हमारा यहाँ पे जो है वो खत्म हो जाएगा। एक पॉइंट पे आके वो इंक्रीजिंग रेट पे जो इंक्रीज हो रहा था वहां पे आके वो स्टॉप हो गया। सेकंड हमने पढ़ा था कि हम अगर इससे बाद भी अगर जो है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर उस पे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, टीपी जो है वो इंक्रीज करेगा बट डिमिनिशिंग रेट पे, इंक्रीज कर रहा है तो डिमिनिशिंग रेट पे हम इसको डिमिनिशिंग करके बनाएंगे। नेक्स्ट इज टीपी जो है वो एक पॉइंट पे आके अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा सा बनेगा कि एक पॉइंट पे टीपी जो था इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट पे, यहाँ पे स्टॉप हो गया, फिर भी टीपी इंक्रीज करेगा बट डिमिनिशिंग रेट पे और चला जाएगा अपने पॉइंट, एक पॉइंट पे आके वो स्टॉप हो जाएगा जहां पे उसका मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा और टीपी यहाँ पे कांस्टेंट होके स्टॉप हो जाएगा। उस पॉइंट के बाद अगर फिर हम यूनिट्स ऑफ लेबर अगर उस पर अप्लाई करते हैं, वेरिएबल फैक्टर को और अप्लाई करते हैं तो हमारा टीपी क्या होगा, डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस टीपी के अकॉर्डिंग हम एपी और एमपी बनाएंगे। तो जिस पॉइंट पे हमारा टीपी जो था इंक्रीजिंग रेट पे होना स्टॉप हो गया था वहां पे हमारा क्या बनेगा, एमपी का मैक्सिमम पॉइंट बनेगा। एक ये था, यहाँ पे हमारा जो टीपी था वो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होना
स्टॉप हो गया था। फिर एक पॉइंट पे हमारा जो टीपी था वो मैक्सिमम आ गया। तो ये हमारे 3 पॉइंट बना लिए हमने, जहाँ पे टीपी इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट तक, फिर यहाँ से टीपी इंक्रीज कर रहा डिमिनिशिंग रेट पे, फिर इसके बाद टीपी पहुंच गया अपने मैक्सिमम पे, और फिर उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। तो ये हमारे 3 स्टेजेस बन गए। ये था हमारा पहला स्टेज, ये सेकंड, और ये आ गया हमारा थर्ड स्टेज, इंक्रीजिंग स्टेज, यहाँ पे डिमिनिशिंग स्टेज, और यहाँ से हमारा आया सॉरी इंक्रीजिंग स्टेज, कांस्टेंट वाला स्टेज, और फिर आया ये डिमिनिशिंग वाला स्टेज। तो यहाँ पे एमपी और एपी जो है वो हमारा टीपी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो जहाँ पे इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा है? जहां पे टीपी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होना स्टॉप हो गया, वहां पे हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। टीपी इंक्रीज यहां भी कर रहा है बट वो डिमिनिशिंग रेट पे कर रहा है। तो इस वाले एरिया में जहां तक हमारा टीपी इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट पे, तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट पे हमारा एमपी जो होगा वो मैक्सिमम रहेगा। ये हमारा एमपी है, ये इंक्रीज हो रहा है, एमपी इंक्रीज कर रहा था, और यहाँ पे आके एमपी जो है वो मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम ये हो गया हमारा एमपी मैक्सिमम। हमने क्या पढ़ा था इन द बिगिनिंग? टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी ऑल्सो इंक्रीजिंग। ब्रैकेट में हमने लिखा था एमपी ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट मींस इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, एमपी भी इंक्रीज कर रहा है। सेकंड पॉइंट था हमारा टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। यहाँ पे हमारा टीपी इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, और एमपी जो क्या होगा वो डिक्रीजिंग होगा। तो एमपी हमारा अभी भी डिक्रीज कर रहा है, कुछ ऐसा सा बनेगा, एमपी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एमपी। इस पॉइंट तक हमारा एमपी डिक्रीज नहीं कर रहा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आया था हमारा टीपी इंक्रीज होना एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो गया, दैट इज मैक्सिमम पॉइंट। टीपी स्टॉप एट अ पॉइंट, रीचेस इट्स मैक्सिमम एंड बिकम्स कांस्टेंट। इस पॉइंट पे हमारा एमपी क्या था? हमारा एमपी था 0। तो इस पॉइंट पे हमारा एमपी था 0, इस पॉइंट पे हमारा एमपी आ गया 0। एंड उसके फर्दर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि इसके बाद भी अगर हम यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर उस पे एप्लीकेबल करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो टीपी क्या होगा? एंड में हमारा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्ड स्टेज में हमारा टीपी क्या हो रहा है? डिक्लाइन, और एमपी हमारा क्या चला जाएगा? नेगेटिव। तो ये एमपी और इंक्रीज हो जाएगा, एमपी चला जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे एमपी हमारा हो गया नेगेटिव। तो ये था हमारा एपी सॉरी टीपी और एमपी का रिलेशन। अब हम देखते हैं कि एपी का क्या रिलेशन होता है। तो एपी क्या होगा? एपी जस्ट यहीं से स्टार्ट करेगा इंक्रीज होना, और जहां पे टीपी का जहां पे टीपी इंक्रीज होना मतलब डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होना बंद हो गया, उस पॉइंट पे एपी का कौन सा एपी का मैक्सिमम पॉइंट आएगा। यहाँ पे एमपी और एपी दोनों इक्वल होंगे, एमपी और एपी दोनों इक्वल होंगे, और एपी अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, और जस्ट उसके बाद में डिक्लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे एपी जो है एपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एपी हमारा यहाँ चला जाएगा, ये बनेगा एपी। तो इस पॉइंट पे ये थोड़ा सा ऐसे बनना चाहिए था, थोड़ा सा इसको एरो जो है हम ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा ये स्टीपर बनेगा। तो थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, तो यहाँ पे नहीं सॉरी इसी पॉइंट पर कट कर देना। यहाँ पे जहाँ पे एपी काट रहा है
है डिमिनिशिंग रेट पे, सेकंड स्टेज हमारा फर्स्ट स्टेज यहाँ पे इंक्रीजिंग स्टेज खत्म हो गया। इस पॉइंट पे एपी अपने मैक्सिमम पे जाएगा और एपी जो है वो एमपी को कट करेगा। नेक्स्ट था हमारा टीपी अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया और स्टॉप हो गया, एमपी हमारा इस पॉइंट पे 0 हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे टीपी डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो गया और इस पॉइंट पे हमारा एमपी नेगेटिव हो गया। यहाँ पे हमारा एमपी जो है वो नेगेटिव हो गया। तो ये टीपी, एमपी और ईपी का रिलेशन नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों का रिलेशन भी पढ़ेंगे कि इन तीनों का आपस में क्या, किसके साथ क्या रिलेशन है, कि अगर टीपी इंक्रीज हो रहा है तो एपी क्या हो रहा है और एपी क्या हो रहा है। तो ये था डायग्राम टीपी, एमपी और एपी के रिलेशन का। इसके बाद हम इनको एक्सप्लेन भी करेंगे, इस सब का